नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग कल जनजातियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे और कल पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ये देखे थे कि झारखंड में कितनी जनजातियां निवास करती हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की सबसे जनसंख्या में कौन बड़ी हैं कौन छोटी हैं, ये हमने कल देखा था। आज हम लोग जो 32 जनजाति है उनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको कल ही बताया था कि 32 के 32 जनजाति हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, और पढ़ना भी नहीं है हम लोग केवल पढ़ना है 7 से 8, ठीक है, या 9। तो ये जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, सौरिया पहाड़िया, कोल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग फर्स्ट जनजाति जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, उसको देखेंगे। तो थ्योरी देखेंगे पहले और थ्योरी के बाद हम लोग आएंगे एमसीक्यू। थ्योरी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि थ्योरी बहुत सारा है, यहाँ पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आए, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का पहला स्थान है, ये हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 35% है। जितनी झारखंड में आबादी है जनजातियों की कितनी है, कल हमने देखा था 26.20, यानी कि 26.20% झारखंड की जनसंख्या में, जो यहाँ झारखंड की जनसंख्या है ना 3,26,00,000 के अप्रॉक्स, उसमें 26.20% जनजाति है। अब इसमें से भी जो है 35% केवल संथाल है, और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो भारत की तीसरी है ना, ये भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत में तीसरी है, झारखंड में पहली है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है वो है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिने को कहा जाता है। दामिने को हम लोगों ने पढ़ा है। दामिने को 1824 में ब्रिटिशर्स के द्वारा वैसे ज़मीन को दामिने को कहा जाता था जिसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाता था, ठीक है, उसी को दामिने को कहते हैं। ये 1824 में लागू कर दिया गया था। की दृष्टि से संथालों को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में रखा गया है। कल हम लोगों ने देखा था कि झारखंड की जनजातियों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम ऑस्ट्रोलॉइड है और दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। झारखंड की अधिकतर जनजातियां इसी श्रेणी में आती हैं। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व यह खरवार कहलाते थे। इन्हें खरवार कहा जाता था झारखंड में प्रवेश करने के पहले। संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल समाज 4 होडो यानी कि वर्ण में विभक्त है। ये पूछेंगे आपसे कितने वर्णों में विभक्त है, 4, जिसको हम लोग होडो भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो वर्ण या फिर वर्ग। संथाल जनजाति 4 होड कौन कौन से हैं? किस्कू हैं, किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरुड़ी हड। ये 4 इनके वर्ण हैं। नाम याद रखने हैं, दे सकते हैं आपसे पूछ के दे सकते हैं आपको कि निम्न में से कौन सा एक संथालों का वर्ण नहीं है या संथालों का होड नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संथालों के वर्ण को क्या कहते हैं, तो हडो या फिर होड कहते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति एक अंतर विवाही जनजाति है, यानी कि इसमें अपने ही गोत्र में विवाह करना होता है। संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। संथालों में बाहर में आप नहीं विवाह कर सकते हैं। संथाल जनजाति में एक विवाह का ही प्रथा है। यहाँ पे सिंगल मैरिज आपको करना है, एक से अधिक शादियाँ आपको नहीं करनी है। संथालों के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके के फैमिली हैं, ज्वाइंट भी और कंबाइंड भी। संथाल समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसा आएगा ना जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो हम लोग पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि बुक में तो सारा कुछ दे दिया होता है, हम लोग उसमें से छांट के पढ़ना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि संथाल समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, है ना। ये सब हम लोग जब लिखते हैं जेपीएससी वगैरह का मेंस वगैरह दे रहे होते हैं तब वहाँ लिखना होता है। फैक्ट्स यहाँ से आपसे नहीं पूछेंगे कितने नातेदारी पाई जाती है ना। संयुक्त परिवार होता है कि एकल होता है, ये तो खैर दोनों होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं जिसको बोलूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिएगा उसको छोड़ ही देना है, उसको मत पढ़ना है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, पढ़ के फालतू का बर्डन हो जाएगा आपको। संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। ये भी पूछ सकते हैं कि बाल विवाह तो खैर कहीं पे भी लागू नहीं होना चाहिए, बट इसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए कि संथाल पहले से इतने डेवलप थे कि वहाँ पे बाल विवाह वर्जित था।
संथाल समाज में जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है, यानी कि जीजा साली की विवाह हो सकती है, देवर भौजाई की विवाह हो सकती है, विधवा विवाह भी प्रचलित है, विधवाओं का विवाह भी वहाँ पे हो सकता है। संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है, इनमें तलाक वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं, इनके समाज में तलाक वगैरह भी ले सकते हैं। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, इनमें 8 तरीके की विवाह होती हैं। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। देखिए बापला जो है ना, ये आपको बार बार आएगा, तो बापला का मतलब ही होता है विवाह, ठीक है। किरिंग बापला संथाल आदिवासी संबंधित है, तो किरिंग बापला एक प्रकार का विवाह है। किरिंग बापला पूछेंगे आपसे देख के कि किरिंग बापला का संबंध किस जनजाति से है, संथालों से है, ठीक है। किरिंग बापला क्या है, तो एक तरीके का शादी है ये, है ना। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतुत, निर्बोलिक, टुनकी, दीपिल बापला, घर की जवाई एवं सांगा विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में है। तो ये जो 8 प्रकार की विवाह यहाँ पाई जाती हैं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो 8 शादी दी हुई है ना, इनको आपको याद रखना है। देख के पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन संथालों से संबंधित नहीं है। संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। जितने भी विवाह यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतुत, निर्बोलोक, टुनकी, दीपिल बापला, इन सब में सबसे जो प्रचलित है वो किरिंग बापला है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आगे एक एक करके कि क्या इसमें खासियत है, क्या इनमें डिफरेंस होता है। संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वधू मूल्य, यानी कि यहाँ पे वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को वर मूल्य दिया जाता है, जिसे हम लोग पोन कहते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, पोन कहा जाता है। संथाल जनजाति में बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। संथाल में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। संथालों में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। विधवा विवाह के संथाल जनजाति में सांगा बापला के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आप लोगों को। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जवाई बापला कहा जाता है। तो सेवा विवाह का मतलब होता है कि आपको घर जमाई बन के रहना है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। संथालों में हट विवाह को निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। तो हट विवाह का मतलब होता है कि आप अपने परिवार के अगेंस्ट में जाके आप शादी कर रहे हैं, हट कर लिए कि मुझे करना ही है इसी लड़की से शादी, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्बोलोक बापला। बापला का मतलब विवाह। इतुत विवाह प्रेम प्रसंग की फलस्वरूप होता है, और अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इतुत विवाह, मतलब संथाल में इसको इतुत विवाह कहा जाता है। इतुत विवाह माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। तो अगेन माता पिता के स्वीकृति के बिना ही होगा ना, लव मैरिज हो रहा है तो। इतुत विवाह मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। तो अगर आपने शादी कर ली है तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। संथाल के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। सिंहबोंगा आप लोगों को आगे भी यूज आएगा। सिंहबोंगा का मतलब होता है प्रमुख देवता या भगवान, है ना। इनके भगवान जो होंगे उनको हम लोग बोलते हैं सिंहबोंगा। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं सिंहबोंगा। संथालों के दूसरे सर्व प्रमुख देवता हैं मरांग गुरु, दूसरे हो गए मरांग गुरु, प्रथम हो गए सिंहबोंगा, दोनों इंपॉर्टेंट। संथालों के मुख्य ग्राम देवता हैं जोहार एरा। इनके जो ग्राम देवता हैं, है ना, वो हैं जोहार एरा, तीनों इंपॉर्टेंट हो गया आपका। संथाल के जोहार एरा देवता का निवास स्थल साल वृक्ष में घिरा जाहिर थान होता है। तो इन लोगों का जो जोहार एरा का जो निवास स्थान होता है, जो इनके प्रमुख देवता का, उसको हम लोग जाहिर थान बोलते हैं। तो जाहिर, यहाँ से जाहिर हो गया, और ये थान का मतलब होता है स्थान, तो जाहिर थान। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहिर एरा नाम से पुकारते हैं। संथालों के गृह देवता ओड़क बोंगा को कहते हैं। बोंगा का मतलब भगवान। संथालों के कुल देवता आवेग बोंगा हैं, है ना। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग शासन व्यवस्था में देखते हैं, ठीक है, कि कौन इनका धार्मिक प्रधान होता है, कौन इनका राजनीतिक प्रधान होता है, कौन इनका सांस्कृतिक प्रधान होता है, गांव का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे धार्मिक प्रधान जो है, रिलीजियस मैटर से जो डील करेंगे वो नायके करेंगे, ठीक है। साफा होड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। तो साफा होड़ एक संप्रदाय है, उसका संबंध जो है वो संथाल जनजाति से है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। तो गांव का प्रधान मांझी होता है, लेकिन धार्मिक प्रधान होता है नायके,
ठीक है। तो इनका जो गांव का हेड होगा, मुखिया कह सकते हैं आप उसको, वो मांझी कहलाएगा। संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान कहलाती हैं। जहाँ पे इनकी पंचायत लगती हैं बैठने के लिए, है ना, उनको क्या कहेंगे हम, जहाँ पे इनकी पंचायत बैठेगी ना पेड़ के नीचे, उसको बोलेंगे मांझी थान। संथालों के युवाओं को नैतिक शिक्षा जोग मांझी देता है। कल अगर आपने वीडियो देखा था तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड आया था धूम कुड़िया। तो धूम कुड़िया क्या होता है? धूम कुड़िया बेसिकली एक सामाजिक सुधार गृह होता है, जहाँ पे जो युवक होते हैं उनको रखा जाता है, युवक युवतियों को रखा जाता है अलग अलग घरों में, और उनको शिक्षा दी जाती है। और जो जोग मांझी होता है उन लोगों को शिक्षा देता है। बिटलाहा संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। तो बिटलाहा एकदम जो टॉप का जो सज़ा है ना, जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो क्या है, फांसी की सज़ा जो है वो सबसे कठोर सज़ा है। तो बिटलाहा इनके यहाँ से सबसे कठोर सज़ा हुआ करता था। बिटलाहा क्या होता था? तो बिटलाहा का मतलब तड़ी पार, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बिटलाहा इनके यहाँ कठोर सज़ा होता है। बिटलाहा संथाल समाज में सामाजिक बहिष्कार के समान है। तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब वही होता है कि आपको गांव से निकाल दिया जाएगा, आपसे किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा, इवन आपके परिवार के द्वारा भी। बिटलाहा सज़ा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है। तो जो गलत तरीके से यौन संबंध स्थापित करते हैं उन्हें मांझी जो होते हैं गांव के प्रधान, वो उनको बिटलाहा की सज़ा सुनाते हैं, और इनको जिनको ये सज़ा दिया जाता है उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित हैं। तो इनके सारे पर्व कृषि और प्रकृति को ही अर्पित होते हैं। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। बाहा या बा, सोहराई, एरोक, सरहुल, मागसिम, हरिहारसिम, करम, वंदना संथालों के कुछ मुख्य पर्व हैं। तो इसमें से आपने करम का नाम सुना होगा, इसको हम लोग कर्मा ही बोलते हैं, है ना। बा पर्व का नाम सुना होगा, सोहराय का सुना होगा, सरहुल सुना होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जनजातियों के द्वारा, ये संथाल समाज में भी मिलता है देखने को। सोहराई पर्व पौष में मनाया जाता है। ये तो हम लोग अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग पर्व त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कब कब कौन कौन सा पर्व त्यौहार मनाया जाता है, इसको अभी रहने दीजिए। सोहराई पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो सोहराई पर्व जो है 5 दिन तक चलता है। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराई फसल काटने के समय मनाया जाता है। तो फसल काटने के बाद सोहराई पर्व मनाया जाता है। एरोक पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। हरियार पर्व सावन माह में मनाया जाता है। इन लोगों को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाहा या बा पर्व फाल्गुन में मनाया जाता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल, है ना। तो ये याद रख सकते हैं कि बाहा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। ये एक तरीके का इनका होली के जैसा त्यौहार होता है। संथालों का बाहा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान है। तो इनके जो बा पर्व हैं वो उरांव या मुंडा जो सरहुल पर्व मनाते हैं उन्हीं के समान में है, ठीक है, उन्हीं के समान ये पर्व मनाया जाता है। बाहा के पहले दिन का नाम उम है। माघ सिम पर्व माघ माह में मनाया जाता है। तो ये सब अभी छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर हरियार सिम पर्व मनाया जाता है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं, छोड़ना है इसको भी। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गांव का मुखिया मांझी, तो पंचायत का मुखिया भी मांझी। मांझी का सहायक होता है जोग मांझी, और ये जोग मांझी नैतिक शिक्षा देता है युवाओं को और युवतियों को, ठीक है। और मांझी का सहायक भी होता है ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य प्रामाणिक संपादित करता है। तो अगर जोग मांझी अनुपस्थित है तो एक और पद बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रामाणिक, वो इनकी गैर मौजूदगी में आगे का काम करेगा। संथाल गांव का संदेशवाक गौड़ैत कहलाता है। तो गांव में अगर किसी प्रकार की संदेश पहुंचानी है तो उसे गौड़ैत कहते हैं। हालांकि ये सारा अब खत्म हो चुका है, ये तो ऑलमोस्ट ये पहले की जो हम लोग जब ये सामाजिक जीवन में व्यतीत करते थे उसमें के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो ये सब सारा खत्म हो चुका है ना। परगना का प्रधान परगनेत कहलाता है। अभी परगना क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे शासन व्यवस्था में, घबराना नहीं है। अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद करना है आप उसको याद कर लीजिएगा, बाकी टेंशन नहीं लेना है। आगे हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था तो वहाँ अच्छे से समझाएंगे परगना क्या होता है ना, मांझी क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो रट लेना है भाई। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी एक लिपि है, जैसे हमारे हिंदी लिपि है ना देवनागरी,
तो उसी तरीके से इनकी एक लिपि है ओल चिकी, यानी कि इनकी एक भाषा भी होगी। ठीक है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया था? 1941 ईस्वी में किया था। ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 को, याद रखना है, कल मैंने डिस्कस किया था, 92वां संविधान संशोधन 2003 को संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो हमारा संविधान है उसमें कुल 22 लैंग्वेज हैं, 22 में से एक हमारा झारखंड का संथाल लैंग्वेज भी है, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। उस समय इसको 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। ठीक है, संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र पशु होते हैं। इनके जो गीत होते हैं, इनकी जो कथाएं होती हैं, उनमें हम देखते हैं अधिकतर जो पशुओं का जिक्र होता है। संथाल की हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह पान पत्ता है। अब यहाँ पे बहुत सारे गोत्र आएंगे, उनके चिन्ह आपको बताया जाएगा, तो अगेन कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे हेम्ब्रम एक गोत्र है इनका, उनका जो चिन्ह होता है, गोत्र का एक चिन्ह होता है, एक जो सारे ये रिलीजन में होता है, सारे धर्मों में होता है। तो हेम्ब्रम जो एक जनजाति के, संथाल जनजाति की एक यहाँ पे गोत्र है, उसका चिन्ह जो होता है वो पान का पत्ता है। हांसदा जनजाति का गोत्र चिन्ह जंगली हंस है। सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह पक्षी है। मरांडी गोत्र चिन्ह मांडर घास है। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी है। ठीक है, तो देखो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि याद नहीं करना है, लेकिन अगर जब आपको जब पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाएगा तब इस पे आना है आपको। हालांकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन तो जेएसएससी में नहीं बना है, हाँ जेपीएससी में बना है, लेकिन जेएसएससी में नहीं बना है। तो जब इसको याद तभी करेंगे जब हमको मेन पॉइंट्स याद हो जाएगा तब करेंगे। और भी आगे इसके गोत्र हैं, जैसे बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह नाग सांप है। ओड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह कबूतर है। चौड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह छिपकली है। संथाल महिलाओं में मांझी थान जाना निषिद्ध है, मतलब कि महिलाओं को मांझी थान जाना निषिद्ध है। मांझी का जो स्थान होता है जहाँ पे पंचायतें वगैरह लगती हैं, वहाँ पर महिलाओं को जाना प्रतिबंध किया गया है। जादो पोटिया चित्रकला शैली संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जादो पेटिया क्या है, तो एक चित्रकला शैली है, एक तरीके का ड्राइंग होता है ना, जो कि बहुत ही मशहूर है लोक चित्रकला शैली का, और ये झारखंड के संथाल जनजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जादव पेटिया चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। तो इसकी जो पेंटिंग होती हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें धार्मिक इनके जो रीति रिवाज हैं, है ना, जो इनकी मान्यताएं हैं, वो हमको उसमें दिखाई देता है। जादव पोटिया शैली का चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहते हैं। जो इनके पेंटर होंगे, जो ये बनाएगा, उसको जादो कहा जाएगा। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, संस्थालों के संस्थापक पिता को लुगु बुरु नाम से जाना जाता है या इनको माना जाता है। संथाल जनजाति में एक विशेष प्रकार की चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉम कट चित्रकला कहते हैं। ये क्या में पूछा गया था, है ना, जो बहुत ही रेयर था, जिसको ये बहुत सारे बुक में दिया हुआ नहीं रहता है, तो इसको याद कर लेना है आपको। कॉम कट चित्रकला किससे संबंधित है? संथालों से संबंधित है। तो ये था हमारा थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जहाँ पर हम इसके एमसीक्यू कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। इसमें हम एमसीक्यू लगाएंगे। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं याद करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।